नमस्कार दोस्तों, डिफेक्ट्स हिंदी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में दोस्तों लेके जाने वाला हूँ जिस दुनिया में आपको आज के टाइम का मज़ा भी आएगा और पहले की जो बुद्धि है उसको भी आपको देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह है स्वामी विवेकानंद जी की बायोग्राफी। जी हाँ, उनके जीवन में आज हमें झांकने का मौका मिलेगा। उनका जीवन किस प्रकार का रहा और वो किस प्रकार के इंसान थे। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि आप 9/11 को किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, तो आप लोग 80% 90% लोग यही कहेंगे कि जो लादेन ने अटैक किया था एरोप्लेन से अमेरिका पे, हम उस चीज़ के लिए इसको जानते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उस चीज़ के लिए इसको गलत जानते हैं। 9/11 स्वामी विवेकानंदन जी के बारे में जानिए आप। शिकागो का वो भाषण, इनके पास केवल 2 मिनट, लेकिन वो भाषण 1.5 घंटे तक इन्होंने दिया। और क्या भाषण दिया! शिकागो के इतिहास में वो भाषण सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। वो भाषण इतना कमाल का भाषण कि जब वो ख़त्म हुआ तो 10 मिनट तक लोगों ने तालियों के साथ स्वामी जी का स्वागत किया था। अब ये देखिए कितने बड़े, मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति जो केवल भारत में ही नहीं विदेश में भी उनका नाम हुआ। तो चलिए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर हम स्वामी जी के जन्म के बारे में बात करें तो स्वामी जी का जन्म आप एक गांव में हुआ था और उनके घर के पास एक चंपा का पेड़ था जहां पर वो अपने दोस्तों के साथ उस पर मस्ती करते रहते थे, उसकी डाली पे लटकते रहते थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए इनका पिता बड़े परेशान थे कि कभी वो डाली टूट जाए और किसी भी बच्चे को चोट ना लग जाए। तो इनके पिताजी इनके दोस्तों से बोले और इनको भी बोले कि इस पेड़ पे एक भूतनी रहती है, अगर तुम उसकी डाली तोड़ोगे तो वो तुम्हारी जो गर्दन है उसको मोड़ देगी। तो सभी जो बच्चे थे वो डर गए और अगले दिन वो आए ही नहीं खेलने। लेकिन नरेन जो थे हमारे नरेन, जी हाँ, स्वामी विवेकानंदन जी को बचपन में नरेन दास दत्त के नाम से जाना जाता था। तो इसलिए जो नरेन थे अब वो दोबारा आ गए उस पर खेलने के लिए। तो उनके पिता बड़े हैरान, तो वो आए उनके पास और बोले कि मैंने कल जब तुमसे कहा था कि यहाँ पर भूतनी है और वो तुम्हारे जो गर्दन है उसको मोड़ देगी, फिर तुम खेल रहे हो। तो वो अपने पिताजी से देखिए क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि पिताजी यहाँ पर कोई भूतनी नहीं है, अगर होती तो वो पहले ही हमारी जो गर्दन है उसको मोड़ चुकी होती। तो उनके पिता हैरान हो गए, इतनी छोटी सी आयु में और इतना सटीक जवाब कैसे दे दिया नरेन ने। तो दोस्तों ये तो अभी शुरुआत थी, आगे वो और भी बहुत बड़े काम करने वाले थे। तो वो थोड़े से बड़े होते हैं और जो उनके गुरु थे, आप तस्वीर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी। तो वो अपने जो शिष्य थे ना उनको एक वो चैलेंज देते हैं कि अपने अपने घर पे जाओ और ऐसे जाना कि किसी को पता ना चले कि तुम एक मुट्ठी चावल लेके जा रहे हो। उन्होंने मतलब कहा कि आप चोरी से अपने घर पे जाए और वो मुट्ठी के जो चावल है उसे लेकर आए। तो सभी बच्चे ले आए लेकिन स्वामी जी नहीं लेके आ पाए। तो स्वामी जी से पूछा उन्होंने कि भाई तुम क्यों नहीं लेके आ पाए। तो स्वामी जी बोलते हैं कि मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिला कि कोई मुझे ना देख सके। तो गुरुजी बोलते ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो बोलते कि मेरे घर पे तो कोई भी नहीं था लेकिन मुझे भगवान देख रहे थे। तो गुरुजी उसी वक्त समझ गए कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये आगे जाके बड़े काम करने वाला है। तो दोस्तों अगर थोड़ा और आगे बढ़े, जो इनका एक थीम थी ना, लेज़र शार्प फोकस, इनके अंदर एक टेक्निक थी। और लेज़र शार्प फोकस आप देख सकते हैं कितना तगड़ा था कि एक बार इनके गांव के सामने से बारात चली गई और ये पढ़ते रहे, इन्हें पता ही नहीं लगा। तो कुछ लोग आए और पूछा इनसे कि भाई किया ऐसे कोई बारात गई है। तो ये बोले ऐसे कोई बारात नहीं गई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तो दोस्तों ये था इनका लेज़र शार्प फोकस। तो दोस्तों अभी तो नरेन की शुरुआत हुई थी, आगे ये शिकागो गए और शिकागो में इन्होंने बहुत बड़े काम किए। तो पहले ही शिकागो चले गए और वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में पढ़े और लाइब्रेरी थी वहाँ पर दोस्तों, लाइब्रेरियन थी वहाँ पर। तो ये सुबह जाते बुक ले लेते, शाम को लौटा देते, और माफ़ कीजिएगा, सुबह जाते और शाम को बुक दे देते। फिर लाइब्रेरियन परेशान हो गई, वो इनके पास आई और बोली ये तुमने क्या लगा रखा है कि तुम सुबह बुक लेते हो शाम को दे देते हो, तो ये क्या है, अगर तुम्हें बुक पढ़नी ही नहीं तो तुम लेते क्यों। तो स्वामी जी बोले कि मैं तो सारी बुक पढ़ता हूँ। तो लाइब्रेरियन हैरान, तो बोली इतनी मोटी बुक तो कोई बच्चा पढ़ ही नहीं सकता, इसको कोई बड़ा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, तुम क्या पढ़ोगे। तो स्वामी जी बोले तो आप मुझसे कुछ पूछ लीजिए। तो मैडम जी गई, बुक लेके आई सभी, और उन्होंने पूछा सवाल, और आप मानेंगे नहीं, वो सवाल का आंसर ही नहीं दिया, पैराग्राफ भी बता दिया आपने कहाँ से पूछा है और वो पेज भी बता दिया आपने कहाँ से पूछा है। तो ये थे स्वामी जी दोस्तों। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो इनके प्रोफेसर तो आप जानते ही हैं कि
उस टाइम का अमेरिका इंडियंस की रिस्पेक्ट नहीं करता, और जो शिष्य भगवा कपड़े पहन के आएगा तो उसे तो वहाँ के लोग बिहारी समझते थे। तो इनके टीचर इनसे बड़ा मतलब एक चिढ़ते थे इनसे। तो एक दिन ये कैंटीन में गए और इन्हें कोई वहाँ पर सीट ही नहीं मिले बैठने की। एक प्रोफेसर की सीट खाली थी तो वहाँ चले गई ये। तो इनके प्रोफेसर इनसे बोले कि सुअर हंस के पास नहीं बैठते हैं। तो स्वामी जी, मैंने आपको जैसे कहा कि टिट फॉर टैट आंसर, एकदम टिट फॉर टैट आंसर ये देते थे। तो स्वामी जी ने दोबारा पूछा कि सर सुअर हंस के पास नहीं बैठते हैं? तो इनके जो गुरु थे बोले नहीं बैठते हैं बिल्कुल भी। तो फिर ये अपने गुरु से बोलते हैं कि ठीक है तो मैं उड़ जाता हूँ। तो वहाँ पर जो आसपास बच्चे थे वो सारे हंसने लग गए और टीचर बहुत गुस्सा हो गए। अगले दिन टीचर क्लास में गए और वो सोच के गए थे कि आज नरेन को सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो गए और पहले नरेन को ही उठा दिया। तो बोले कि नरेन, अगर मेरे हाथ में 2 थैले हैं, एक बुद्धि का और एक धन का, तो तुम क्या चूज़ करोगे? तो स्वामी जी बोले जी मैं तो धन का थैला उपयोग करूँगा। तो अब टीचर को फिर थोड़ा सा मिल गया कि भैया अब इसने गलत दे दिया जवाब, मैं बोलता हूँ इसको। तो टीचर ने कहा देखा, मुझे पता था कि तुम इंडियंस हमेशा लालची होते हो, तुम धन के पीछे जाओगे। तो फिर नरेन बोले कि सर आप क्या चुनते? तो इनके जो गुरु थे वो ऐसे बोलते कि भाई मैं तो बुद्धि का थैला चुनता। तो नरेन बोल रहा है सर आपने सही कहा, जिस आदमी के पास जिस चीज़ की कमी होगी ना वो उसे ही चुनेगा। तो दोस्तों बच्चे, और भैया बच्चे तो आपको पता ही है फिर आजकल के भी ऐसे ही थे और पहले के भी, और वो टीचर को ही नीचा दिखाने लग गए। तो भैया अब टीचर हो गए फाइनली बहुत ज़्यादा गुस्से में। अब वो अगले दिन आए क्लास में, टेस्ट लिया उनका सभी बच्चों का, और सभी बच्चों ने आप देखिए 4-4 पन्ने लिखे, स्वामी जी ने 20 पन्ने लिख दिए। अब वो 20 पन्ने लेके टीचर के पास गए। स्वामी जी बड़े खुश थे कि यार आज तो बढ़िया टेस्ट हुआ है, नंबर आएंगे। लेकिन टीचर ने चेक ही नहीं किया, लास्ट में इडियट लिख के दे दिया। अब उनके पास दे दिया तो स्वामी जी गए। मैंने आपको जैसे कहा कि सिचुएशन से पहले आंसर आ जाता था उनका। तो वो गए और ऐसे बोलते कि सर आपने पेपर तो चेक करा नहीं, खाली साइन करके दे दिए मुझे। आप यकीन मानिए टीचर चकरा गए, हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया उन्हें। वो एक बच्चे को नहीं हरा पा रहे थे, कोई आम बच्चा थोड़ी ना था, स्वामी जी थे। तो दोस्तों अब अगर हम आगे बढ़े तो एक बार ना स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे तो एक अंग्रेज सामने बैठा हुआ था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि 80s-90s का वो अमेरिका का मैनरलेस पीपल उसमें रहते थे। आपको बताया एक नया दौर था अमेरिका का, तो वहाँ पर लोग रहते। तो अमेरिका में तो फिर वो अंग्रेज सामने बैठा और लंबी ट्रेन थी, लंबा सफ़र था, स्वामी जी सो गए। तो अंग्रेज ने गुस्से में उनके शूज़ बाहर फेंक दिए स्वामी जी के। अब भैया कोई बात नहीं, स्वामी जी ने देख लिया लेकिन कुछ बोला नहीं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये हमेशा ही टिट फॉर टैट रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन को पहले रिकग्नाइज भी करते थे कैसी सिचुएशन है। तो उसके बाद अंग्रेज भी सो गया। मैंने जैसे आपको बताया कि एक लंबा सफ़र, अंग्रेज भी सो गया। अब अंग्रेज के सोने के बाद स्वामी जी ने भी सेम काम किया, उसका कोट और उसकी हेड बाहर फेंक दी। तो भैया अंग्रेज परेशान उठने के बाद वो पूछता स्वामी जी से कि स्वामी जी क्या आपने मेरा हैट और कोट देखा है? तो स्वामी जी बोले जी बिल्कुल देखा है। तो अंग्रेज बोलते हैं कहाँ है? तो स्वामी जी देखे क्या बोलते हैं? स्वामी जी बोलते हैं वो मेरे शूज़ ढूंढने गए हैं। स्वामी देखे मतलब स्वामी, अगर मैं आपको कहूँ कि स्वामी कैसा होगा तो आप कहेंगे कि एक सादा सा व्यक्ति भगवा रंग के कपड़े पहना हुआ और एक किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देने वाला व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर आप स्वामी जी देख सकते हैं कि किस तरह के इंसान थे। तो एक दिन और यही घटना ट्रेन की ही, कुछ महिलाएं आई स्वामी जी के पास, और जैसे मैंने आपको बताया 80s-90s की जो महिलाएं थी वो भी ऐसी ही थी। तो वो आई और स्वामी जी से बोलती हैं कि अगर तुमने ये घड़ी मुझे नहीं दी तो मैं यहाँ पर शोर मचा दूंगी कि तुम मुझे छेड़ रहे हो। अब स्वामी जी थोड़े चिंता में, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि पहले रिकग्नाइज करते हैं फिर आंसर देते हैं। तो स्वामी जी कुछ नहीं बोले उनको, वो 5-6 बार बोलती, कुछ नहीं बोले। अब वो लड़की उनके पास जाके बोलती है कि घड़ी दे दो नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी यहाँ पर। स्वामी जी ने एक्टिंग में कहा, एक्शन में, कि मैं गूंगा बहरा हूँ। तो फिर वो लड़की बोली अब इसको कैसे बताऊँ? तो स्वामी जी बोले लिख के दे दो। तो उन बेवकूफ़ लड़कियों ने लिख के दे दिया स्वामी जी को। अब देखिए दिमाग कितना चला दिया यहाँ पर स्वामी जी ने। अब लिख के दे दिया, उन्होंने वो फटाफट जेब में डाला और बोले कि अब बुला लो जिसे बुलाना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हैं स्वामी जी, ये है, ये मतलब शार्प माइंड का एक उदाहरण है। और आजकल ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं, आजकल ऐसे लोग ही पैदा नहीं होते। इतना शार्प माइंड था उनका, ऐसे कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी। एक बार क्या हुआ ना, वो शिप में जा रहे थे, लंबी शिप में, तो स्वामी जी बोर हो गए शिप में। अब उनकी क्या आदत थी, वो
पढ़ने के लिए जाने जाते थे कि वो खाली नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। तो वो शिप के जो कैबिन थे उसमें गए और कैप्टन से बोले कि सर क्या मैं आपका न्यूज़पेपर ले सकता हूँ। तो कैप्टन ने कहा ले तो लो, लेकिन मुझे वापस दे देना, वैसा ही पेपर चाहिए मुझे। और तो वो बोले ठीक है सर। स्वामी जी ने पढ़ लिया, उनके दोस्तों ने पढ़ लिया, लेकिन हवा तेज़ थी, वो हवा में उड़ के और वो समुद्र में गिर गया न्यूज़पेपर। अब कैप्टन आए और बोले मेरा न्यूज़पेपर भैया दे कहाँ से, वो तो गिर गया पानी में। तो कैप्टन नाराज हो गए कि मैंने तुम्हें विश्वास करके दिया, तुमने ये क्या कर दिया। तो स्वामी जी बोले सर आप आधा घंटा रुकिए, मैं आपको न्यूज़पेपर देता हूँ। तो कैप्टन हैरान कि भैया कहाँ से दोगे, ना कोई शॉप है, कहाँ से लाओगे। तो स्वामी जी ने 30 मिनट ली। कैप्टन और गुस्से में होगा कि यार कितनी देर होगी, क्या लिख रहा है ये पेपर में। आप यकीन माने दोस्तों, वो वैसा का वैसा पेपर पूरा बना के दे दिया कैप्टन को। कैप्टन हैरान नीचे उतरा कैप्टनशिप से और देखा कि न्यूज़पेपर में हेडिंग वाइज एक एक लाइन सेम थी। वो जो कैप्टन की जो न्यूज़पेपर था और उस बुक में लिखा हुआ बिल्कुल सेम लाइन। तो उस कैप्टन ने आगे जाके मीडिया को भी ये बात बताई और इसी कारणवश उन्हें जो शिकागो में उनका भाषण हुआ था, तो दोस्तों उसकी भी एक कहानी है कि शिकागो में उन्हें भाषण के लिए बुलाया गया। तो उनका नंबर पहला था, लेकिन जो उनके मैनेजर थे उन्होंने कहा था कि सर आप कोट पैंट में आइएगा। थोड़ा आप समझते हैं ना कि ब्रिटिशर कोट पैंट में ज़्यादा जेंटलमैन मानते हैं। तो फिर स्वामी जी उन्होंने कुछ मानी नहीं वो बात, वो चले गए अपने भगवा रंग में। अब वो सुबह तो मैनेजर गुस्से में कि सर हमने आपको बताया था आप आए नहीं। तो मैनेजर ने क्या करा ना, उनका नंबर 10 कर दिया, पहला था 10 कर दिया और सभी को 10-10 मिनट दी बोलने के लिए और स्वामी जी को केवल 2 मिनट दी बोलने के लिए। तो स्वामी जी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि स्वामी जी कुछ कहते ही नहीं थे। तो स्वामी जी ने कुछ कहा नहीं कि भैया कोई बात नहीं, तुमने 2 मिनट क्यों दी। तो वो शांति से बैठे थे। असल में मैनेजर्स का जो प्लान था ना वो ये था कि लोग 10-10 मिनट करके बोर हो जाएंगे और लास्ट में चले जाएंगे और स्वामी जी का भाषण ही नहीं होगा। लेकिन लोग उस दिन बैठे रहे और वो एक ऐतिहासिक भाषण उसमें बदल गया। वो 2 मिनट का भाषण ऐतिहासिक भाषण में बदल गया और 2 मिनट नहीं पूरे 1.5 घंटे तक स्वामी जी बोलते रहे। और न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये लिखा, जो उनका सबसे मुख्य अखबार है न्यूयॉर्क, माफ कीजिएगा, न्यूयॉर्क हेल्ड ने भी ये लिखा कि जिस देश में स्वामी जी जैसे लोग हों वहाँ पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी को भेजना एक सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा था अपने अखबार में कि जिस देश में स्वामी जी जैसे लोग रहते हैं वहाँ पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी को भेजना एक मूर्खता होगी। तो अगर हम देखें स्वामी जी का जो प्रभाव रहा पूरे देश में, एक भारी प्रभाव रहा। अगर उनके अंतिम जीवन की बात करें तो आपको एक स्टोरी और सुनाता हूँ। एक बार वो किसी यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे, तो वो जो उनके फैंस थे वो आए उनसे मिलने और एक बड़ी दूर से एक महिला उन्हें देख रही थी। तो वो महिला के पास गए उनसे बात करने के बाद छात्रों से, तो बोले कि माता आप मुझे काफ़ी देर से देख रही हैं, क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती है कि स्वामी जी आप मुझसे शादी कर लीजिए और मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो स्वामी जी क्या जवाब देते हैं सुनिए। स्वामी जी कहते हैं कि पुत्र के लिए शादी करने की क्या जरूरत है। अब वो अमेरिकन महिला चौंक गई कि स्वामी जी ऐसा जवाब दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए अगर आपकी शादी हुई मेरे से तो मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं आपको अपने जैसा पुत्र दूंगा, लेकिन आप मुझे अपना ही पुत्र मान लीजिए। तो वो कहते हैं कि जी ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब स्वामी जी बोले बिल्कुल मुमकिन है, आप मुझे मान लीजिए। और आगे जाके दोस्तों स्वामी जी ने उस महिला को अपनी मां माना और वो आगे जाके उनकी सबसे बड़ी शिष्यों में गिनी जाती है आज की डेट में भी। तो दोस्तों अगर हम स्वामी जी के अंतिम जीवन के बारे में बात करें तो उनका अंतिम जीवन भी कठिनाई से ही भरा रहा। उनका आश्रम था और आश्रम में वो काफ़ी टाइम से रह रहे थे। एक बार एक कहानी और, एक बार एक ब्रिटिशर ने उन्हें अपने घर पे बुलाया था खाने के लिए और रात को लेट होने के कारण उन्हें वहीं पर सोना पड़ा। तो ब्रिटिशर ने अच्छा उन्हें खाना दिया और खाना खाते वक्त तो ब्रिटिशर तो आपको पता ही है कि वो कांटे चम्मच से खाते हैं और हमारे स्वामी जी सादे स्वभाव के वो हाथ से खाने लगे। तो ब्रिटिशर ने कहा कि सर आप अगर चम्मच से खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन स्वामी जी बोले कि सर आप एक चीज़ बताइए कि मैं सिर्फ अपने ही हाथ का जूठा खाता हूँ, जो मेरा हाथ मेरे मुंह में जाता है मेरा हाथ, और जो आपके ये कांटे चम्मच है ये पता नहीं किस किस के मुंह में गए होंगे। तो दोस्तों आधा शिकागो था ना जो स्वामी जी ने वो पूरा हिला दिया था। वहाँ के लोग आधे पागल कर दिए थे उन्होंने अपनी बातों से ही। तो मैंने जैसे आपको बताया टीट फॉर टैट आंसर उनके एकदम सटीक जवाब रहते थे। तो उन्हें फिर
रहने के लिए भी एक घर दिया गया, कमरा दिया गया। वो आलीशान कमरा एकदम। स्वामी जी चौंक गए। फिर वो बैठने ही जा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि भारत में मेरी माँ या फिर मेरे जो बाकी भारतीय हैं वो नीचे सो रहे होंगे और किसी किसी के पास तो पंखा भी नहीं होगा। तो वो उस दिन नीचे सोए। जी हाँ, ज़मीन पे सोए थे वो, और जबकि उनके पास एक गद्दा था और कोई उन्हें देख भी नहीं रहा था कि भैया कहाँ सो रहे हो, लेकिन वो फिर भी नीचे सोए। तो इस प्रकार के व्यक्ति थे। और उस दिन के बाद उन्होंने किसी भी जो रईस घर का एक इनविटेशन था ना, उसे कभी भी स्वीकार ही नहीं करा। उन्होंने मना कर दिया कि लेने से। और अगर अंतिम जीवन के बारे में बात करें तो वो आश्रम में रहते थे और उन्हें 39 बीमारियां हो गई थी। जी हाँ, कफ, अस्थमा और भी डिस्क, सब मतलब जितनी बीमारियां थी उन्हें ही हो गई थी ये 39। और उनकी माँ उनसे मिलने आई, लेकिन उन्होंने गुस्सा होकर कहा कि ये आश्रम है, मेरा घर नहीं है। कि उन्होंने देखे अपनी माँ को भी अंदर नहीं आने दिया था आश्रम के टाइम में। तो दोस्तों ऐसे थे। और उसी इंसिडेंट के बाद 1 महीने के बाद स्वामी जी की मृत्यु भी हो गई थी। और दोस्तों काफ़ी कम उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। मैं सोचता हूँ अगर आज वो इस दुनिया में जिंदा होते तो क्या होता है देश का, अब पूरा नक्शा ही चेंज कर देते। दोस्तों अपनी जो इंडियन हिस्ट्री है वो ऐसे ही लोगों से भरी हुई है। स्वामी जी हो गए, भगत सिंह जी हो गए, काफ़ी लोग हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी भी कहते हैं इनके बारे में कि अगर ये आदमी अभी भी जिंदा होते तो मैं इनके चरणों में होता। सुभाष चंद्र बोस ये बोल चुके हैं इनके बारे में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और माफ़ी दीजिएगा 3-4 दिन हम नहीं आए थे क्योंकि तबीयत ख़राब होने के कारण नहीं आ सके। तो दोस्तों कुछ कमी हो तो प्लीज़ वीडियो में बताइएगा। और जो हमारी फैक्ट्स की वीडियो है वो भी अभी कंटिन्यू हो जाएंगी। और हफ्ते में वीक में 4 वीडियोज़ आपको देंगे। और एक स्पेशल वीडियो ऐसी बायोग्राफी से या किसी शहर के जो विस्तार है, जैसे सिंगापुर काफ़ी अच्छा विस्तार कर गया, दुबई कर गया, ऐसी वीडियो आपके लिए लाएंगे। कहने का मतलब है इन्फॉर्मेशन वीडियो आपके लाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक फॉर वॉचिंग। और फिर मिलते हैं एंड बाय बाय।